हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर हमने देखा था। आज एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बेसिकली इंस्पायर्ड था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से, बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लेस सेंट्रलाइज था। मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली हमने देखा था कि उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुप्ता एम्पायर में सेंट्रलाइजेशन हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन मोर ओवर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बट वाज लेस सेंट्रलाइज्ड। गुप्ता जो किंग थे वो काफ़ी सारे टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, जैसे कि परमेश्वरा, महाराज अधिराज। तो ये सिग्निफाई करता है कि ये बहुत सारे राजाओं के ऊपर रूल किया करते थे। तो द गुप्ता किंग्स अडॉप्टेड टाइटल्स सच एज परमेश्वरा, महाराज अधिराज, विच सिग्निफाई दैट दे रूल्ड ओवर मैनी किंग्स। जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी और मुनार्की थी बेसिकली, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होता था कि जो एल्डेस्ट सन है वो राजा नहीं बनता था, थ्रोन उसको पास नहीं होता था। तो द थ्रोन डिड नॉट ऑलवेज पास या गो टू द एल्डेस्ट सन। तो इसकी वजह से क्या होता था कि राज्य में बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती थी, जिसका फ़ायदा उठाते थे जो चीफ थे वहाँ के, और जो हाई ऑफिशियल्स थे वो इस अनसर्टेनिटी की एडवांटेज उठा लिया करते थे। तो किंगशिप was heredity or monarchy, but the throne did not always go to the eldest son, thus creating uncertainty of which the chiefs and high officials took advantage. अब इनकी मंत्री परिषद थी जो कि राजा को असिस्ट करती थी। सेनापति आर्मी का चीफ था। महाअश्वपति, अश्वपति कैवलरी चीफ हो गया। महापीलुपति ये एलिफेंट की इन्फेंट्री का चीफ हो गया। दंडपाशिका ये पुलिस चीफ हैं। महादंड नायक ये जस्टिस हैं। संधि विग्रहा ये फॉरेन अफेयर्स देखते हैं। और महाप्रतिहारी ये केयर टेकर हैं रॉयल पैलेस के। तो ये मंत्री परिषद है जो ऑफिशियल्स हैं जो राजा को असिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में जो राजा है वो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करता है, और जो इनके फ्यूडेटरीज हैं जो अलग अलग जगह पे राजा इनके अंडर में रूल करते हैं अलग अलग जगह पे, वो भी अपनी फोर्सेस को इन्हें सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आर्मी है वो सप्लीमेंट हो जाती है। तो द किंग मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी सप्लीमेंटेड बाय द फोर्सेस सप्लाइड बाय फ्यूडेटरीज। राजा जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स होता है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अब एक टैक्स है सेना भक्त टैक्स। सेना भक्त टैक्स है जब भी कोई रॉयल आर्मी किसी कंट्री साइड से पास होती है तो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इस आर्मी को फीड करते हैं। जो पीजेंट्स हैं यानी कि फार्मर्स हैं वो एनिमल्स को सप्लाई करते हैं, फूड ग्रेन्स को सप्लाई करते हैं, जिससे कि आर्मी का मेंटेनेंस हो सके। तो ये था सेना भक्त टैक्स। जब भी आर्मी पास करेगी तो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं वो नेसेसरी चीज़ें आर्मी को देते हैं। तो वेन एवर द रॉयल आर्मी पास थ्रू द कंट्री साइड, द लोकल पीपल हैड टू फीड इट। Peasants had to supply animals, food grains, etc. for the maintenance of army. इसके अलावा एक विष्ठी टैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है। विष्ठी टैक्स हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर में। तो विष्ठी क्या था? विष्ठी थी बेसिकली फोर्स्ड लेबर। जो विलेजर्स थे उन्हें फोर्स लेबर कराया जाता था, और ये कराती थी जो रॉयल आर्मी है। तो रॉयल आर्मी गांव के लोगों से फोर्स लेबर लिया करती थी, इसे हम कहते थे विष्ठी टैक्स।
या फिर सिंपली विस्टी कहते थे। और ये सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल इंडिया है और जो वेस्ट इंडिया है यानी गुजरात वाला रीजन। तो व्हाट इज विस्टी टैक्स? इन सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया द विलेजर्स वर सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर कॉल्ड विस्टी बाय द रॉयल आर्मी। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो जुडिशियल सिस्टम इनका काफ़ी डेवलप था। पहली बार क्रिमिनल और सिविल लॉज को डिमार्केट किया गया था। तो सिविल और क्रिमिनल लॉज क्लियरली डिमार्केट करे गए थे, अलग अलग करे गए थे। इसके अलावा इनहेरिटेंस यानी कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जाती है बाप के बाद बेटे को, फिर उसके बेटे को, तो जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हैं वो इलेबोरेट किए गए थे। तो इलेबोरेट लॉज वर लेड अबाउट इनहेरिटेंस। राजा की ये ड्यूटी होती थी कि वो लॉज को अपहोल्ड करे और केसेस को ट्राई करे ब्राह्मण प्रीस्ट की हेल्प से। इसके अलावा हमें गिल्ड देखने को मिलती है। गिल्ड मतलब ग्रुप। गिल्ड ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एट्सेट्रा वर गवर्नड बाय देयर ओन लॉज। तो जो गिल्ड हैं आर्टिसियंस की, मर्चेंट्स की, ये इनके अपने खुद के लॉ होते थे जिनसे ये गवर्न की जाती थी। तो जुडिशियल सिस्टम में हमने देखा कि सिविल और क्रिमिनल लॉज क्लियरली डिमार्केट हुए। इनहेरिटेंस के ऊपर इलेबोरेट लॉज लेकर ये आए। राजा की ड्यूटी होती थी कि लॉज को अपहोल्ड करे, केसेस को ट्राई करे, और ब्राह्मण प्रीस्ट इसमें उसकी हेल्प करता था। आर्टिसियंस और मर्चेंट्स की जो गिल्ड थी उनके अपने ओन लॉज थे जिनसे वो गवर्न करते थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इनके टाइम का है, दैट इज़ कुमार अमात्य, और ये अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा। तो द किंग अपॉइंटेड दिस ऑफिसर कुमार अमात्य। क्योंकि गुप्ता जो थे वो वैश्यास थे, तो जो रिक्रूटमेंट होता था किसी भी ऑफिस में या किसी भी ऑफिसर का, तो वो कन्फाइंड नहीं था कि केवल अपर वर्णा वाले लोग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इट वाज नॉट कन्फाइंड, क्योंकि गुप्ता वैश्यास थे तो रिक्रूटमेंट कन्फाइंड नहीं था अपर वर्णा में ही। दूसरे वर्ण के लोग भी इन ऑफिसेज में रिक्रूट हुआ करते थे। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि 2 या 3 ऑफिसेज, सेवरल ऑफिसेज जो हैं वो एक ही आदमी उनमें अपॉइंटेड है एज अ ऑफिसर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उस ऑफिसर की पावर बढ़ जाती हैं और जो रॉयल कंट्रोल है वो वीक हो जाता है। इसके बाद इनकी प्रोविंशियल या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एम्पायर बटा हुआ था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस को हम कहते थे भुक्ति, और भुक्ति का हेड था उपारिका। प्रोविंसेस बटे हुए थे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को हम कहते थे विषयास, और विषयास का हेड था विश्वपति। विलेज जो थी वो बेसिक यूनिट थी, और विलेज का हेड होता था ग्रामिका या फिर ग्रामपति। विलेज को इम्पोर्टेंस मिलती है गुप्ता के टाइम में, और यह हमें कैसे पता चलता है कि इनकी परमिशन के बिना कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट नहीं हुआ करता था। तो विलेज हेड गॉट इम्पोर्टेंस, विलेज का जो हेड होता है उसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है, एज नो लैंड ट्रांजैक्शन कुड बी अफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। विलेज का जो हेड है उसकी कंसेंट के बिना कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हमें देखने को मिलती हैं, और उन ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज जो हैं उन्हें एक अच्छी खासी से दी जाती है, यानी कि उनकी अच्छी खासी उनके पास में पावर्स होती हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हमें देखने को मिलती हैं। द गिल्ड सर्व्ड सेम बॉडी एंड कंडक्टेड अफेयर्स ऑफ द टाउन। गिल्ड्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जो आर्टिसियंस और मर्चेंट्स की गिल्ड हमने देखी, तो ये भी आपको टाउन्स में देखने को मिलेंगी। इन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो हैं इनमें देखने को मिलेंगी, और ये टाउन के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करते हैं ये।
जो ऑर्गेनाइज बॉडी हैं, गिल्ड्स हैं आर्टिसियंस और मर्चेंट्स की। तो जैसे कि विलेज में हमने देखा कि विलेज हेड का कंसेंट लेना ज़रूरी है अगर कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन करना है, तो ऐसे ही अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो ऑर्गेनाइज बॉडी हमें देखने को मिल रही हैं, जो गिल्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इनका कंसेंट ज़रूरी है अगर आपको कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन करनी है। तो ऑर्गेनाइज बॉडी वर गिवन से द गिल्ड सर्व सेम बॉडी एंड कंडक्टेड अफेयर्स ऑफ द टाउन, देयर कंसेंट फॉर लैंड ट्रांजैक्शन वॉज नेसेसरी। हमें गिल्ड देखने को मिलती हैं आर्टिसियंस की, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स की गिल्ड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि एग्जांपल है सिल्क वीवर गिल्ड हमें देखने को मिलती है मंदसौर मालवा में, दिस इज आर, एन नहीं है ये, आर है, मंदसौर मालवा में देखने को मिलती है। इंदौर में भी सिल्क वीवर गिल्ड देखने को मिलती है। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है इसमें ऑयल प्रेशर गिल्ड भी हमें देखने को मिलती है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। ये जो गिल्ड हैं यानी कि ये जो ग्रुप हैं आर्टिस्ट के या मर्चेंट्स के या ट्रेडर्स के, तो ये इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, इन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। और ये जो हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, इन गिल्ड में जो मेंबर्स हैं, उनके अफेयर्स को ये खुद मैनेज करते हैं। तो गिल्ड्स एंजॉयड इम्यूनिटी एंड लुक्ड आफ्टर अफेयर्स ऑफ देयर ओन मेंबर्स। इसके अलावा अगर कोई भी मेंबर इनके जो लॉज हैं या इनकी जो कस्टम्स हैं गिल्ड की, उनको अगर वायलेट करता है तो ये गिल्ड उस बंदे को पनिशमेंट भी दे सकती है। ठीक है, तो गिल्ड एंजॉयड इम्यूनिटी एंड लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ ओन मेंबर्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ द गिल्ड। अगर गिल्ड के कोई कस्टम या लॉ को आप वायलेट कर रहे हैं तो ये गिल्ड जो है उसको पनिश भी कर सकती है। अब जो गुप्ता जो एम्पायर है, इनका बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन था। फेडरल क्यों? क्योंकि बहुत सारी फ्यूडेटरीज थी गुप्ता राजा हो गई, ठीक है ना। तो एक तो राजा रूल कर रहा है जो मेन किंग है, प्रिंस है, इसके अलावा जो उसके फ्यूडेटरीज हैं वो अलग रूल कर रहे हैं अपने अपने इंडिपेंडेंट एरिया में। तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है दैट इज़ फेडरल। तो ये जो सारा हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा ये बेसिकली बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये मतलब वो एरिया जो गुप्ता एम्पायर का कोर एरिया है, जो डायरेक्टली गुप्ता रूल कर रहे हैं। जो हमने विलेज और अर्बन का एडमिनिस्ट्रेशन अभी पढ़ा है, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया में है जहाँ पर गुप्ता जो है डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर पार्ट है गुप्ता एम्पायर का, वहाँ पर उनके फ्यूडेटरीज रूल करते हैं। तो फ्यूडेटरीज जो रूल करते हैं उनके, यानी कि जो राजा हैं दूसरी जगह पर जो राजा हैं, तो वो उनके फ्यूडेटरी हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक गुप्ता एम्पायर में कोई किंग है चंद्रगुप्त वन मान लीजिए, और इसके पास में बहुत सारा एरिया है चंद्रगुप्त वन के पास में। यहाँ पर कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा राजा रूल कर रहा है। तो ये जो फ्यूडेटरी हैं, ये गुप्ता किंग है, गुप्ता किंग के ये छोटे छोटे जो एरिया हैं यहाँ पर दूसरे राजा रूल कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्त वन के फ्यूडेटरी हो गए। तो ये जो फ्यूडेटरी हैं ये मेजर पार्ट ऑफ एम्पायर को हेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूडेटरी हैं इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो इन्हें फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि दे हैड टू पे होमेज या फिर ट्रिब्यूट टू द किंग। यानी कि जो गुप्ता किंग मेन है, तो ये सारे जो भी फ्यूडेटरीज हैं ये उसे होमेज पे करेंगे, ट्रिब्यूट पे करेंगे। इसके अलावा जो इनकी बेटी होगी, फ्यूडेटरी की जो बेटी होगी, उसकी ये शादी करवा देंगे जो मेन राजा वहाँ पे रूल कर रहा है गुप्ता किंग से। ऐसा भी इन्हें करना पड़ता है। और इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो और हम आपके अंडर में काम करेंगे। तो ये जो फ्यूडेटरी हैं इन्हें कुछ इंडिपेंडेंस मिल जाती है अपने एरिया में रूल करने की। तो ये होमेज भी पे करते हैं, ट्रिब्यूट पे करते हैं किंग को, और अपनी डॉटर को मैरी करा देते हैं किंग से।
और इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है कि ये अपने पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे रूल कर सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर। और इसके लिए इन्हें रॉयल गरुड़ सील मिलती है फ्यूडेटरीज को। इसके अलावा फ्यूडेटरीज को ऑफिशियल कंसेशन देनी है प्रीस्ट को, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन देनी है ऑफिसर्स को। तो ये भी ऑब्लिगेशंस फ्यूडेटरीज को पूरी करनी पड़ती थी। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर में हम देखते हैं कि बहुत बढ़ चढ़कर लैंड ग्रांट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो दो तरीके की लैंड ग्रांट्स हैं। एक तो रिलीजियस वर्क्स के लिए ये लैंड ग्रांट्स देते हैं, जिसे कहते हैं हम देवग्रह। और ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट्स मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं अग्रहरा। तो जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण्स को बहुत बढ़ चढ़ कर लैंड ग्रांट्स मिलती हैं, ह्यूज ग्रांट्स मिलती हैं ब्राह्मण्स को। और ब्राह्मण्स जो हैं फिर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं किंग की तरफ, और किंग को कंपेयर करते हैं भगवान विष्णु से। तो जब गुप्ता बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स देते हैं ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स भी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं किंग की तरफ, और फिर किंग को वो जो है कंपेयर कर देते हैं कि भैया किंग तो विष्णु भगवान है। ठीक है। तो जो गुप्ता कॉइन्स हैं उनके ऊपर गॉडेस हमें रिप्रेजेंट करती हुई मिलती हैं लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी बताया जाता है कि ये विष्णु की वाइफ है। इसके अलावा दूसरी जो लैंड ग्रांट्स हमने देखी वो थी देवग्रह, जो कि रिलीजियस वर्क के लिए मिल रही है। तो जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं उनको भी लैंड ग्रांट हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। और ये जो लैंड ग्रांट हैं ये फ्री ऑफ टैक्स हैं। ठीक है, टैक्स फ्री ग्रांट्स हैं ये। और ये जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं ये इन्हें ये भी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि ये जो पीजेंट्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो पीजेंट्स हैं वो डायरेक्टली एम्परर को टैक्स पे किया करते थे, लेकिन अब ये जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं इन्हें लैंड ग्रांट कर दिया गया है, टैक्स फ्री लैंड है, और ये पीजेंट से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये टैक्स पीजेंट्स देते थे एम्परर को डायरेक्टली। इसके अलावा जो रिलीजियस फंक्शनरीज को जो लैंड अलॉट किया गया है, ग्रांट किया गया है, ये कोई भी रॉयल एजेंट इसे एंटर नहीं कर सकता। और ये जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं इनको एक पावर दे दी गई कि ये क्रिमिनल्स को भी पनिश कर सकते हैं। तो ये जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं, द रिलीजियस फंक्शनरीज वर ग्रांटेड लैंड फ्री ऑफ टैक्स, and they could collect all the taxes from peasants that once went directly to the emperor. Their land could not be entered by royal agents, and the beneficiaries were also empowered to punish criminals. मोड ऑफ पेमेंट अगर देखें कि ऑफिसर्स को ये किस तरीके से पेमेंट करते थे, तो ये पेमेंट करते थे गोल्ड कॉइन्स में। इसके अलावा लैंड ग्रांट्स भी ये इशू किया करते थे। तो हमने देखिए कॉइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने दो तरीके के कॉइन्स पढ़े। तो गोल्ड कॉइन्स को गुप्ता टाइम में कहा जाता था दिनार, और सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था रूपक। ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स से ये मोड ऑफ पेमेंट था इनका। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स बहुत कम थे। अब इसका कारण क्या था कि ऑफिसर्स कम क्यों थे? देखिए, जो एम्पायर था उसमें बहुत सारे फ्यूडेटरीज और बेनिफिशरीज थे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि रिलीजियस फंक्शनरीज को ये लैंड ग्रांट कर रहे थे, फिर उन्हें पावर दे दी इन्होंने कि वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा पनिश भी कर सकते हैं क्रिमिनल्स को। तो एक तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाने लगे जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं। तो ये हमने बेनिफिशरीज या फिर रिलीजियस फंक्शनरीज की बात करी, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्यूडेटरीज हैं, फ्यूडेटरीज जो हैं उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती थी किंग की तरफ, तो वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देते थे, और उन्हें एक रॉयल गरुड़ सील मिल जाती थी कि भाई आप अपने एरिया को रूल कर लो, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही मैनेज कर लो। तो फ्यूडेटरीज भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, बेनिफिशरीज जो हैं
या रिलीजियस फंक्शनरीज हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। तो बहुत सारा जो एरिया है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है फ्यूडेटरीज और बेनिफिशरीज के द्वारा। तो ये कारण था जिसकी वजह से इन्हें गुप्तास को बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर हमने देखा था कि लोकल बॉडीज़ थी और गिल्ड्स वहाँ पर हमें देखने को मिले थे, आर्टिसियंस और मर्चेंट्स के, और इनके कस्टम्स और लॉज थे और इनके पास में भी पावर थी कि अगर कोई व्यक्ति इनके कस्टम्स या लॉज को वायलेट करता है तो ये उसे पनिश कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इनको ऑफिसर्स की ज़रूरत कम पड़ती है। तो लेस नंबर ऑफ ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं गुप्ता टाइम में। तो उसके कारण ये है कि फ्यूडेटरीज, बेनिफिशरीज और जो गिल्ड्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। तो एज मच एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मैनेज बाई फ्यूडेटरीज एंड बेनिफिशरीज, द गुप्ता रूलर्स डिड नॉट रिक्वायर्ड मैनी ऑफिशियल्स। Participation of guild in administration also lessened the need of large number of officers. इसके बाद जो चाइनीज़ ट्रेवलर है फाहियान, वो बेसिकली गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है कि यहाँ के जो लोग थे उन्हें फ्रीडम थी, पीपल हैड फ्रीडम, पनिशमेंट वर नॉट सीवर, पनिशमेंट जो है बहुत ही भयानक नहीं थे, यहाँ पे सीवर पनिशमेंट्स नहीं थे, रोड्स बहुत अच्छी थी, गुड रोड्स, नेग्लिजिबल क्राइम, क्राइम बहुत कम था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है लिबरल था, माइल्ड था, बेनिवोलेंट था। लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात इसने इन्होंने करी है। प्रॉस्परस पीपल, पीपल बहुत ही प्रॉस्परस थे। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? फाहियान, जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जो कि गुप्ता काल में आया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने काम करा। जो सुदर्शन लेक थी गुजरात में, कैटवार गुजरात में जो सुदर्शन लेक थी, तो स्कंदगुप्त